आज का टॉपिक है मेटल परफॉरेंस, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ये बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट 5 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जैव अकार्बनिक रसायन के अंदर। कंटेंट जो डिस्कस किए जाएंगे वो मेटल परफॉरेंस है, इसका परिचय, और उसके अंतर्गत जो सो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में बताया जाएगा। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। तो धातुई पोरफायरिन, मेटल पोरफायरिन क्या होता है? तो जैव तंत्रों में कहता है कि धातु मुख्य रूप से बृहत अणु पोरफायरिन लिगेंड के संकुल के रूप में पाया जाता है। ये संकुल पोरफायरिन लिगेंड के बाहरी हाइड्रोजन के विभिन्न समूहों द्वारा विस्थापित होने के कारण भिन्न होते हैं। पोरफायरिन लिगेंड चार वॉल्यूमों के परस्पर संयुग्मी द्विबंध कंजुगेट डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ने से बनते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है, चित्र 7.1 में। चारों नाइट्रोजन के मध्य एक गुहा बनती है। ये खाली गुहा बनती है जिसका व्यास 2 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्रकार केवल वही आयन जिनका आकार इस गुहा से कम होता है संकुल बना सकते हैं। पोरफायरिन लिगेंड नाइट्रोजन से जुड़े दोनों हाइड्रोजन को त्याग कर एक द्विऋण आयन बनाता है। जो धातु के साथ पोरफायरिन संकुल बनाता है। क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन कुछ महत्वपूर्ण धातु पोरफायरिन है। हेमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन महत्वपूर्ण ऑक्सीजन वाहक है। यहाँ हम क्लोरोफिल की तो बाद में चर्चा करेंगे, मायोग्लोबिन तथा हेमोग्लोबिन के बारे में वर्णन करेंगे, यहाँ पे बताया जाएगा इसको जो है। तो हेमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन कहता है कि उच्च जंतुओं में हेमोग्लोबिन Hb और मायोग्लोबिन Mb ऑक्सीजन के भंडारण एवं परिवहन के लिए उत्तरदायी है। स्तनधारियों में हेमोग्लोबिन रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है तथा यह ऑक्सीजन को उसके स्रोत जैसे कि फेफड़े, त्वचा तथा गिल से ऊतकों टिश्यूज तक ले जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजन को Mb को स्थानांतरित कर देता है। यहाँ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण तथा शोषण प्रयोग में आता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण तथा शोषण प्रयोग में आती है। कोशिका की विभिन्न उपव्यवसायिक क्रियाओं में आवश्यकता होने पर मायोग्लोबिन उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। मायोग्लोबिन एक एकलकी प्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट 17,100 है, जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जिसे ग्लोबिन श्रृंखला कहते हैं पाई जाती है। इस श्रृंखला में स्वयं संविभजन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। दूसरी ओर हेमोग्लोबिन 4 उप इकाइयाँ होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 64,500 है। इसकी 2 अल्फा तथा बीटा पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर एक चतुष्फलक जैसी व्यवस्था बनाते हुए जुड़ी रहती है। हिम समूह की संरचना इस तरह से फिगर में दिखाई गई है। हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने की उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है। प्राप्त अणु को ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन निकल जाने के पश्चात बचे अणु को डी-ऑक्सीजनेट हेमोग्लोबिन कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन Hb में पेप्टाइड श्रृंखला तनाव युक्त होती है। Hb तथा Mb दोनों में ही सक्रिय केंद्र हीम होता है, जिसमें Fe2 4 पिरोल नाइट्रोजन से उप सहसंयोजन बंध बनाता है। 5वीं उप सहसंयोजन स्थिति से प्रोटीन श्रृंखला ग्लोबिन प्रोटीन के हिस्टिडीन और अमीनो एसिड का इमिडाजोल नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। 6ठी स्थिति ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए रिक्त रहती है, परंतु यह स्थिति ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखला के अध्रुवीय जल विरोधी हाइड्रोफोबिक भाग से घिरा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस 6ठी स्थिति से अध्रुवीय उदासीन अणु O2, CO2 आदि ही जुड़ पाते हैं। डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन में आयरन Fe2+ हाई स्पिन संकुल होता है, जिसमें 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसकी वर्गाकार पिरामिडीय ज्यामिति होती है।
आयरन परमाणु पोरफायरिन रिंग के तल से लगभग 0.75 एंगस्ट्रॉम ऊपर पाया जाता है, जैसा कि चित्र इतना में दिखाया गया है। डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन की संरचना, और बी में जो है सो हेमोग्लोबिन की 4 में से एक उप इकाई आदि ग्लोबिन के 2 कुंडलाकार भागों के मध्य हिम की स्थिति इसमें दिखाई गई है। हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन की संरचना वास्तव में 8 कुंडलाकार हेक्सिकल भाग की बनी होती है। इसके 2 भागों के मध्य हिम समूह स्थित रहता है, जैसा कि चित्र 7.3 बी में दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है। ग्लोबिन प्रोटीन में 2 प्रकार के समूह ध्रुवीय तथा अध्रुवीय जल विरोधी होते हैं। प्रोटीन का अध्रुवीय भाग बाहर की ओर तथा जल विरोधी भाग अंदर होता है, जो हिम समूह को घेरे रहता है। ग्लोबिन के अनुपस्थिति छठी उप संयोजन स्थिति पर कोई ध्रुवीय अणु जैसे कि जल उपस्थित होता है, जिससे यह अनुत्क्रमणीय रूप से वायु को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण से Fe3+ हेमेटीन में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीकृत अवस्था जिसमें Fe3 होता है। मेटा हेमोग्लोबिन तथा मेटा मायोग्लोबिन कहलाती है। यह O2 जैसे अध्रुवीय अणु से जुड़ने के स्थान पर ऋण आवेशित लिगेंडों जैसा कि Cn-S2- OH- आदि से बंध बनाती है, जिससे ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने की हिम इकाई की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऑक्सीजन Fe2 हिम की छठी स्थिति से जुड़ जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त अस्फलकीय क्षेत्र उच्च चक्रण Fe2 को निम्न चक्रण Fe2 में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रबल है, जिसके कारण Fe2 आयन की त्रिज्या से 0.7 एंगस्ट्रॉम की कमी आ जाती है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन तथा ऑक्सी मायोग्लोबिन की सक्रिय इकाई हिम में पोरफायरिन वलय तल में उसकी गुहा में Fe2 आयन फिट हो जाता है। फलतः यह इमिडाजोल के माध्यम से जुड़े ग्लोबिन समेत नीचे की ओर खिसक जाता है। ऑक्सीजनित हेमोग्लोबिन में Fe2+ तथा इमिडाजोल की स्थिति यूँ 7.4 बी में दिखाई गई है। ये है जिसमें ऑक्सीजन के बंधन को पूर्व इमिडाजोल की स्थिति को भी तुलना के लिए टूटी हुई लाइन से दिखाया, चित्र 7.4 ए में दिखाया गया है। ऑक्सीजन के बंधन पूर्व तथा ऑक्सीजन के बंधन के बाद की स्थिति इस फिगर में दिखाया गया है। चारों उप इकाइयों को आपस में बंधित होने का अनुपयुक्त प्रभाव आयरन का पोरफायरिन के तल में खिसक जाने का शेष तीनों उप इकाइयों में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण इन उप इकाइयों में हिम समूह के आयरन की छठी उपसा संयोजन स्थिति ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए खुल जाती है। दूसरे शब्दों में, एक इकाई के हिम समूह से ऑक्सीजन अणु के जुड़ने के शेष तीनों इकाइयों की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बढ़ जाती है। यह घटना कोऑपरेटिविटी कहलाती है। कशेरुकी प्राणी वर्टिब्रेट्स में डाइऑक्सीजन फेफड़ों तथा गिल के माध्यम से रुधिर में प्रवेश करता है। यहाँ डाइऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से उच्च होता है, 160 mm मरकरी के दाब के बराबर होता है। यहाँ से यह आदर्श स्थिति में ऊतकों में ले जाई जाती है, जहाँ आंशिक दाब काफ़ी कम होता है, 20 से 50 मिलीमीटर मरकरी होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। फेफड़ों में Hb+4O2 HbO2 और ऊतकों में HbO2 + 4 MbO2 + Hb। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हीमोग्लोबिन एम्बीवैलेंट होता है। इसका कार्य ऑक्सीजन को मजबूती से बांध कर जितना शीघ्र संभव हो ऊतकों तक ले जाना है, जिससे मायोग्लोबिन को डाइऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में स्थानांतरित कर सके। यहाँ यह भोजन के ऑक्सीकरण हेतु भंडारित की जाती है तथा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहती है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन के स्थानांतरण के लिए निश्चय ही मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए बंधुता हेमोग्लोबिन की तुलना में अधिक होनी चाहिए।
दूसरे शब्दों में हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य यह है कि वो ऑक्सीजन के साथ इतना दृढ़ बंध बनाए कि वो अपने साथ ऑक्सीजन को आसानी से ऊतकों तक ले जाकर इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन को स्थानांतरित कर दे। एकलखी प्रवृत्ति तथा सहकारिता की अनुपस्थिति के कारण मायोग्लोबिन 1:1 मोलर अनुपात में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। Mb+O2 MbO2। इस समीकरण का साम्य स्थिरांक निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। Kmb concentration Mb concentration O2 डिवाइडेड बाई MbO2 डिवाइडेड बाई concentration Mb इंटू concentration O2। एक कोशिका सेल में मायोग्लोबिन की कुल मात्रा Mb + MbO2 स्थिर मानी जा सकती है, अर्थात Mb + MbO2 = 1। यदि F मायोग्लोबिन के उच्च अंश को प्रदर्शित करता है जिससे ऑक्सीजन जुड़ी है, अर्थात यदि MbO2 = F तो Mb = 1 - F, और यदि P जो है सो ऑक्सीजन के आंशिक दाब को प्रदर्शित करता है तो Kmb = 1/1 - F इंटू P, और Kmb P1 - F = F, और F इंटू F 1 + KmbP = Kmb इंटू P, इसलिए F = Kmb इंटू P डिवाइडेड बाई 1 + KmbP। यह समीकरण अति परवलयिक हाइपरबोलिक कर्व है, जिसे फिगर में निम्न फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर है, हाइपरबोलिक कर्व है। दिखाया गया है कि समीकरण हेमोग्लोबिन 4 इकाइयाँ होने के कारण इसका व्यवहार थोड़ा जटिल होता है। यह लगभग निम्न समीकरण की तरह व्यवहार करता है। F = Kp⁴n डिवाइडेड बाई 1 + K इंटू P⁴n, अर्थात जहाँ की n = 2.8 होता है। यहाँ n का मान pH पर निर्भर करता है। Hb के लिए ऑक्सीजन बंधन वक्र सिग्मोइडल होता है। चित्र 7.5 n का मान इकाई से अधिक होता है। इस तथ्य को भौतिक रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है कि O2 का एक इकाई से जुड़ना अगली ऑक्सीजन के जुड़ने के नियतांक को बढ़ाता है, जो पुनः अगली ऑक्सीजन के जुड़ने के नियतांक को बढ़ाता है तथा वह प्रक्रिया जारी रहती है। ऑक्सीजन के उच्च दाब पर Hb तथा Mb की O2 के साथ बंधनकारी क्षमता लगभग बराबर होती है, परंतु मांसपेशियों में जहाँ O2 का दाब कम होता है, Hb की ऑक्सीजन के साथ बंधन क्षमता अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती है। अतः यह आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन को Mb पर स्थानांतरित कर देता है, जो ऊतक कोशिकाओं को आसानी से ऑक्सीजन दे देता है। ऊतक ऑक्सीजन को उपयोग में लेकर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, अतः यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। CO2 रक्त का pH कम कर देती है, जिससे Hb और अधिक O2 मुक्त करता है। हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधनकारी क्षमता पर pH के प्रभाव को बोर प्रभाव करते हैं। हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन बंधनकारी नियतांक में निरंतर वृद्धि, अर्थात Hb की अधिक मात्रा में HbO2 बनाने की प्रवृत्ति तथा हेमोग्लोबिन के pH के प्रति संवेदनशील उप इकाई में पारस्परिक क्रिया के कारण होती है। यह स्पष्ट है कि हेमोग्लोबिन की pH के प्रति संवेदनशीलता उप इकाई में पारस्परिक क्रिया के कारण होती है। यह स्पष्ट है कि Hb तथा Mb में प्रत्येक ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आवश्यक है। कहता है कि तथा हेमोग्लोबिन pH के प्रति संवेदनशील पालन होती है। यह स्पष्ट है कि Hb तथा Mb में से प्रत्येक ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। कार्बन मोनोऑक्साइड PF3 तथा कुछ अन्य पदार्थों के विषैले होने का कारण यह है कि ये पदार्थ Hb से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक प्रबलता से बंध बनाते हैं। इसका प्रभाव प्रतिस्पर्धात्मक नकारात्मक होता है, जिसके कारण Hb ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने में असमर्थ रहता है। फलतः ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऊतकों में ऑक्सीकरण क्रिया के कारण मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीनेटेड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर HbCO2 बना देता है। यह रुधिर के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाती है। HbCO2 बंध भी दुर्बल होता है, तथा CO2 यहाँ हेमोग्लोबिन से मुक्त हो जाती है। हेमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन से जुड़कर HbO2 बनाकर उसे ऊतकों तक ले जाती है। इस प्रकार श्वसन तंत्र सुचारू रूप से चलता रहता है। तो इस तरह से हम देखें कि हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या क्रिया करता है और जैव तंत्र को किस तरह से जो सो यह सुचारू रूप से चलने में एक्टिव रहने में सहायता करता है। ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन एक्सेप्टर किस तरह से होता है, इस चैप्टर में हमने ये जाना। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं।